आज के लेक्चर का टॉपिक है मराठों का उत्थान। आज हम लोग मराठों के उत्थान के बारे में बात करेंगे और मराठा का जब नाम आता है, मराठा शक्ति का जो उत्थान किया वो उस व्यक्ति का नाम है वीर शिवाजी। तो आज हम मराठा शक्ति के उत्थान के साथ साथ वीर शिवाजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मराठों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच में अनेक मतभेद हैं, अलग अलग बातें कही हैं, किंतु यह इतिहास सिद्ध तथ्य है कि मराठों का जो उद्भव था वो आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ था। आजकल जिस प्रदेश को महाराष्ट्र कहा जाता है, मध्यकाल में उसमें पश्चिमी समुद्र तट का कोंकण प्रदेश, खानदेश बरार का आधुनिक प्रदेश, नागपुर क्षेत्र और दक्षिण का कुछ हिस्सा, इसके अतिरिक्त निजाम के राज्य का 1/3 भाग आया करता था। पूर्व में यह समस्त क्षेत्र जो था वो मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसी क्षेत्र को महाराष्ट्र के नाम से जाना गया। यहाँ के जो मुख्य निवासी हैं, उनकी जो मुख्य भाषा है वो मराठी है और इसी भूमि पर मराठा शक्ति का उदय हुआ। यह भूमि जो है वीर शिवाजी की मातृभूमि है। तो सबसे पहले बात करेंगे मराठों के उत्थान के क्या कारण थे। मराठों के निसंदेह वीर शिवाजी ने अपने साहस व संगठन शक्ति से मराठा जाति को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अवतरित किया था। परंतु मराठों के उत्थान अथवा उत्कर्ष के लिए एकमात्र शिवाजी का व्यक्तित्व ही नहीं था, अपितु मराठों के उत्थान में अनेक तत्व जो थे वो उनकी भूमिका रही। अनेक परिस्थितियों ने अपना योगदान दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मराठा उत्थान के लिए अनेक सारे तथ्य जो थे वो उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले अलग अलग बिंदु हैं जिन पर हम तथ्य चर्चा करेंगे। अलग अलग तथ्य हैं जैसे महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति या उनकी धार्मिक जागृति, भाषा की एकता, मराठों के अंदर भावुकता का अभाव, हिंदुत्व का प्रभाव उनके ऊपर। तो ये सब बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से मराठों का उत्थान हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक परिस्थितियां सदैव से इतिहास को प्रभावित करती रही हैं, अतः महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने भी वहां के इतिहास को प्रभावित किया। सह्याद्री पर्वत श्रेणियों की ऊंची चोटियों और स्थूल चट्टानों को मराठों ने अपने परिश्रम से सुरक्षात्मक दुर्गों का रूप दिया था। इन दुर्गों का अत्यंत सामरिक महत्व रहा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इन दुर्गों तक पहुंचने के लिए शत्रु को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये दुर्ग प्रायः अभेद हुआ करते थे। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा की। शत्रु के आक्रमण के समय मराठा इन दुर्गों में छुप करके अपनी रक्षा कर लेते थे। इन दुर्गों और पर्वतीय क्षेत्रों के कारण यहाँ के निवासी, जिनको कि मराठा के नाम से जाना जाता था, मराठा जो थे वो जन्मजात साहसी और अश्वारोही थे। उनके अंदर दृढ़ता, आत्मविश्वास, परिश्रम, साहस की भावनाओं का उदय हुआ था। तो इसलिए महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति ने भी मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं धार्मिक जागृति के बारे में।
15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर धार्मिक जागृतियां हुई और इसका प्रभाव जो था महाराष्ट्र पर भी पड़ा। भक्ति आंदोलन ने मराठों में एक संगठन का भाव जागृत किया। इस धार्मिक जागृति के जो विचारक थे, जो करता रहता थे, उनमें गुरु रामदास, गुरु एकनाथ, हेमाद्री, बामन पंडित, संत ज्ञानेश्वर, चक्रधर आदि लोगों का योगदान था। इन संतों ने अपने सरस गीतों, भजनों, पदों और ईश्वर भक्ति व ईश्वर के सम्मुख सभी मनुष्यों की समानता, परस्पर बंधुत्व आदि विचारों का प्रचार किया था। इन महान संतों ने मराठी भाषा में गीता, रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। इन ग्रंथों का प्रचार समूचे महाराष्ट्र में हुआ था। इन सबके प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की जनता में एकता तथा नवीन चेतना का आविर्भाव हुआ। निसंदेह भक्ति आंदोलन जो था वो धार्मिक व सामाजिक चेतना का आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन ने महाराष्ट्र के अंदर एकता और संगठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे मराठा शक्ति का उद्भव हुआ। अगला तथ्य है भाषा की एकता। मराठों की मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य ने मराठों को राष्ट्रीय प्रेम और एकता के बंधन में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र के संत तुकाराम एवं संत एकनाथ आदि संतों ने महाराष्ट्र में अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग उत्पन्न किया। वहां के लोगों के अंदर एक भाषा की भावना ने उन्हें संगठित रहने की, अर्थात मराठों को संगठित रहने की प्रेरणा दी। तो भाषा ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अगला कारण था मराठों में अहंकार और भावुकता का अभाव। महाराष्ट्र की जो प्राकृतिक बनावट थी, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की आपसे। प्राकृतिक बनावट के कारण जो मराठे लोग थे, वहां के निवासी जो थे, वो यथार्थवादी बन गए। सॉरी, उनमें भावुकता नहीं थी। यद्यपि मराठे अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु शत्रु से युद्ध लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, परंतु बड़े शत्रुओं को कूटनीति से परास्त करने में भी ये लोग काफी चतुर थे। इसके अतिरिक्त मराठों में राजपूतों के समान शान और अहंकार भी नहीं था। शत्रु से मोर्चा लेते समय मराठे अपने व्यक्तिगत सुखों को नहीं देखते थे और एकजुट होकर के शत्रु का सामना किया करते थे। तो इस चीज ने भी मराठों की शक्ति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला कारण था हिंदुत्व का प्रभाव। हिंदुत्व की भावना ने भी काफी योगदान दिया मराठों के उत्थान में। उस समय मुस्लिम्स का शासन हुआ करता था, केंद्र में मुगलों की सत्ता थी। तो मुस्लिम सुल्तानों के धार्मिक अत्याचारों और कट्टरवादिता ने महाराष्ट्र क्षेत्र में अर्थात दक्षिण के क्षेत्र में हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांध दिया था। दक्षिण वासियों के राजवंश, राजसत्ता, धर्म, नगर, मंदिर, ये सभी जो थे वो शिकार हुए थे मुस्लिम आक्रांताओं के। बराबर विध्वंस किया गया था इनका। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए
अवरोधक के रूप में पहले साम्राज्य विजय की भावना का उदय हुआ, लेकिन हिंदुओं के आश्रय स्थल विजयनगर का भी दुखद अंत मराठों ने देखा था। विजयनगर के पूर्ण विध्वंस ने भी दक्षिण के हिंदुओं पर गहरा प्रभाव डाला। अब ये लोग मुसलमानों की दास्ता से मुक्त होने वाले कर्मठ व्यक्तित्व को चाहने लगे थे। तो कर्मठ व्यक्तित्व कौन था? वो कर्मठ व्यक्तित्व था वीर शिवाजी। वीर शिवाजी ने उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने की आश्वासन दिया। अतः शिवाजी और उनके सहयोगियों ने विजयनगर साम्राज्य से प्राचीन हिंदू ऐतिहासिक परंपराएं और हिंदुत्व की भावनाएं प्राप्त की। अतः शिवाजी एवं मराठों ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरणा जो थी वो विजयनगर से ली और एकता के सूत्र में बंधे और मराठों की शक्ति का उत्थान उन्होंने किया। अगला कारण था दयनीय आर्थिक स्थिति। मराठों के अभ्युदय का एक और कारण था, वो था महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति, दयनीय आर्थिक स्थिति। अलाउद्दीन खिलजी अर्थात सल्तनत काल से ही महाराष्ट्र की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दास्ता ने राजनीतिक पराधीनता को और अधिक उकसाया। परिणामतः 17वीं शताब्दी के आरंभ में मराठे जो थे वो राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार हो गए थे। राजनीतिक क्रांति के माध्यम से ही आर्थिक संकट को दूर किया जाता था, ये भावना मराठों के अंदर बैठ गई थी। इसलिए उन्होंने संगठन खड़ा किया अपना और अपने आप को शक्तिशाली बनाया। अगला कारण था दक्षिण की सल्तनतों की पतन अवस्था। शिवाजी का जब उत्थान हुआ, शिवाजी का जब आविर्भाव हुआ, उस समय तक दक्षिण में केवल गोलकुंडा और बीजापुर ये दो ही सल्तनतें रह गई थी। ये सल्तनतें भी सुल्तानों के चारित्रिक पतन के कारण दुर्बल अवस्था में आ गई थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। अतः इन राज्यों के प्रशासन में दुर्व्यवस्था और आंतरिक कलह ने शिवाजी के उत्कर्ष का मार्ग खोल दिया था। शिवाजी के लिए अच्छा अवसर था। एक सबसे महत्वपूर्ण एक कारण था, वो था शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व। मराठों के उत्कर्ष का जो प्रमुख श्रेय है वो शिवाजी को जाता। निसंदेह शिवाजी एक सेनापति ही नहीं अपितु महान राष्ट्र के निर्माता भी थे। जिस समय शिवाजी का उद्भव हुआ उस समय हिंदू राष्ट्र प्रायः समाप्त हो चुका था। महाराष्ट्र में यद्यपि धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी लोगों के अंदर, परंतु राजनीतिक एकता या राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो पूर्णतः शून्य हो चुकी थी। मराठा सरदार इधर उधर बिखरे हुए थे। मुसलमान राज्यों के जागीरदार के रूप में उनकी सेवाएं कर रहे थे वो लोग। अतः ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत वीरता, साहसपूर्ण सुयोग नेतृत्व, कुशल व्यवहार और अपने अथक प्रयत्नों से बिखरी हुई जो मराठा शक्ति थी उसको संग्रहित किया, संगठित किया और एक संयुक्त जाति बना दिया। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर दिया शिवाजी ने मराठों में आत्मसम्मान और आत्म गौरव के भाव जागृत कर दिए। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर दिया। अपने देश, अपनी जाति और अपने धर्म के लिए मर मिटना सिखाया उन्होंने मराठों को। अपनी राष्ट्रीय सेना के सहायता से उन्होंने
महाराष्ट्र में जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उसका नाम उन्होंने स्वराज्य रखा, जिसका तात्पर्य था हिंदुओं का राज्य। मराठों को एकत्रित करने में शिवाजी के साथ साथ उनके जो अधीनस्थ सहयोगी थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन सहयोगियों में जो महत्वपूर्ण नाम थे उनमें मोरी पिंगले, अन्नाजी दंता नाराजी, रावजी, आवाजी सोमदेव, मुरारबाजी, प्रतापराव गुजर, निम्बालकर, फिरंगाजी, सूर्याजी मलुसरे, नेताजी पालकर आदि प्रमुख व्यक्ति थे। ये सहयोगी जो थे शिवाजी के, वो कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त और स्वार्थहीन व्यक्ति थे। मराठा राज्य के निर्माण में शिवाजी का सहयोग करके इन सहयोगियों ने त्याग, बलिदान और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इन सभी कारणों से शिवाजी या मराठा शक्ति का उद्भव हुआ। ये कारण थे जिनकी वजह से मराठा शक्ति का उद्भव हुआ। अब बात करते हैं शिवाजी के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में। उनका प्रारंभिक जीवन क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिवाजी के जन्म की तिथि को लेकर के विद्वानों के अंदर अलग अलग मत हैं, एक मत नहीं है विद्वान। अधिकांशतः विद्वानों का मानना है कि शिवाजी का जन्म जो था वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को जुन्नार के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के क्षत्रिय थे और शिवाजी की माता जो थी, जिनका की नाम जीजाबाई था, देवगिरी के यादव वंशीय क्षत्रिय घराने की छत्राणी थी। इस प्रकार शिवाजी की धमनियों में भारत के 2 प्राचीन राजवंशों का रक्त प्रवाहित था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले ने पहले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी की। तत्पश्चात वे अहमदनगर के निजामशाही सुल्तान के यहाँ सामंत रहे और अहमदनगर राज्य की ओर से उन्होंने मुगलों से संघर्ष भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद वे मुगलों की सेवा में आ गए और कुछ ही समय उपरांत वे मुगल दरबार छोड़कर पुनः निजामशाही सुल्तान की सेवा में। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा माता जीजाबाई के संरक्षण में हुई। माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी इस प्रवृत्ति का शिवाजी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। माता जीजाबाई के अतिरिक्त शिवाजी के संरक्षक और गुरु दादाजी कौंडदेव का भी शिवाजी के जीवन पर काफी प्रभाव था। दादाजी कौंडदेव ने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने शिवाजी को सैनिक एवं प्रशासकीय दोनों ही प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की थी। दादाजी कौंडदेव ब्राह्मण थे, अतः हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम था। अपने शिष्य में भी उन्होंने इसी भावना का संचार किया था, अर्थात शिवाजी में इसी भावना का संचार किया। परिणामतः शिवाजी में उच्च कोटि की हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का जो श्रेय है वो उनकी माता जीजाबाई के साथ साथ दादाजी कौंडदेव को भी जाता है। शिवाजी पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास जी और तुकाराम जी का भी बहुत प्रभाव था, गहरा प्रभाव था। संत रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने ही शिवाजी को देश प्रेम और देश उद्धार के लिए प्रेरित किया था। अब बात करते हैं शिवाजी के
उद्देश्यों के बारे में। शिवाजी की जो बुद्धि थी बड़ी ही व्यवहारिक थी, बहुत ही व्यवहारिक बुद्धि थी। इसलिए परिस्थितियों एवं साधनों के अनुसार उन्होंने अपने उद्देश्य निर्धारित किए। जैसे जैसे उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन और साधनों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता गया। लेकिन मुख्य रूप से शिवाजी के कुछ लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला लक्ष्य था पूना में स्वतंत्र राज्य स्थापित करना। शिवाजी एक साधारण जागीरदार के पुत्र थे, अतः उनके साधन भी अत्यंत संकुचित थे। वे केवल पूना और उसके आसपास की भूमि के जागीरदार थे। इसलिए प्रारंभ में शिवाजी का उद्देश्य यही था कि वे अपने जागीर को संगठित करके मजबूत बना लें और वह उसके स्वतंत्र शासक बन जाए। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था हिंदू धर्म, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना। शिवाजी का पालन पोषण हिंदू परंपरा में हुआ था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूरी तरह से सजग थे। अतः उन्होंने हिंदू धर्म, गौ रक्षा और ब्राह्मण रक्षा करना अपना पवित्र उद्देश्य बनाया। तीसरा उद्देश्य था मुगलों की सेवा अथवा आदिलशाही सुल्तानों के संरक्षण में नहीं रहना। शिवाजी के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वे मुस्लिम सुल्तानों के अधीन अन्य मराठा सरदारों के समान जागीरदार बनकर के नहीं रहना चाहते थे। वे मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से भली बात परिचित थे, जिससे मुसलमानों के प्रति उनके हृदय में घृणा उत्पन्न हो गई। चौथा उनका उद्देश्य था हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना। अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिवाजी ने धर्म का आश्रय लिया। शिवाजी हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुसलमानों के विरुद्ध उन्होंने धर्म युद्ध की घोषणा की। तो ये उनके प्रमुख उद्देश्य थे। अब बात करते हैं शिवाजी के राजनीतिक जीवन के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक जीवन आरंभ किया और अपने उद्देश्यों का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया, इसके बारे में चर्चा करें। प्रारंभ में शिवाजी का उद्देश्य केवल अपने पिता की जागीर को अपनी निजी संपत्ति बनाकर उसे सुदृढ़ बनाना था। लेकिन वयस्क होते ही उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी और पूना की जागीर को अपनी निजी संपत्ति समझ करके बीजापुर के सुल्तान को लगान भेजना बंद कर दिया और वहां के दुर्गों पर अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित करना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से शिवाजी ने अपना जो उद्देश्य थे उनके क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक अभियान प्रारंभ कर दिए। शिवाजी के प्रारंभिक अभियानों को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण था उनका 1646 ईस्वी से लेकर के 1654 ईस्वी तक का समय, और दूसरा चरण जो था वो 1654 से लेकर के 1663 ईस्वी तक का। सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में चर्चा करते हैं शिवाजी के। प्रथम चरण के अंतर्गत शिवाजी ने सबसे पहले मालव प्रदेश का संगठन खड़ा किया। ये मालव प्रदेश जो था वो पूना के पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। ये लगभग 150 किलोमीटर लंबा
और लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर चौड़ा प्रदेश है। मालव लोग बड़े सीधे साधे और कर्मठ रहे हमेशा से, इसलिए शिवाजी ने मावल प्रदेश पर पूर्ण अधिकार करने की योजना बनाई। उन्होंने यहाँ के युवकों को अपना मित्र और सहयोगी बनाया और उनके अंदर स्वतंत्रता और बलिदान की भावना प्रेरित की। स्वतंत्रता और बलिदान की भावना से ओतप्रोत करके उनको साहसी और वीर सैनिक के रूप में संगठित कर दिया। शिवाजी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से हिंदू स्वराज्य स्थापित करने और इस्लामी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा उनको दी। पवित्र हिंदू धर्म और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शिवाजी ने मावल युवकों को प्रेरित किया और उन्हें श्रेष्ठ अनुशासनबद्ध सैनिक बनाया। पहला महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद विभिन्न दुर्गों पर अधिकार किया। पूना में शिवाजी के निवास स्थान की सुरक्षा जो थी वो 2 दुर्गों से होती थी। दक्षिण पश्चिम में सिंहगढ़ दुर्ग से और दक्षिण पूर्व में पुरंदर दुर्ग से। इसलिए अपनी राज्य की सुरक्षा हेतु शिवाजी ने इन दोनों ही दुर्गों पर अपना अधिकार कायम कर लिया और धीरे धीरे अन्य दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी की विजय का यह प्रथम चरण था जो 1646 ईस्वी से लेकर के 1654 ईस्वी तक चला। इस प्रथम चरण में शिवाजी ने विभिन्न विजय प्राप्त की। इस दौरान शिवाजी ने तोरण दुर्ग, मुरुम्पगढ़ दुर्ग, कोंडाना दुर्ग, पुरंदर दुर्ग, शिखल दुर्ग, चाकण दुर्ग और सूपा दुर्ग, इन पर विजय हासिल की। इससे शिवाजी की स्थिति जो थी वो अत्यंत सुदृढ़ हो गई और अपने पिता की जागीर पर उनका पूरा अधिकार जम गया। अब उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो गई और वे मराठों के नेता बन गए। इस प्रकार शिवाजी के प्रारंभिक उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने और महाराष्ट्र को एक प्रबल राष्ट्र बनाने का निश्चय किया। अब बात करते हैं शिवाजी के अभियानों के दूसरे चरण के बारे में। इसका कालावधि रही 1654 ईस्वी से लेकर के 1663 ईस्वी तक। अनेक विजय हासिल की, अनेक संघर्ष किए। इससे पहला जावली पर अधिकार। जावली महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी तट पर सतारा जिला है। सतारा जिले के उत्तर पश्चिम में जावली नामक एक कस्बा है। शिवाजी के काल से पिछले कई पीढ़ियों से वहां पर मोरे राज परिवार जो था वो राज्य कर रहा था। मोरे तलवार के बल पर मोरे राजवंश ने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीत करके अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य के विरुद्ध कार्रवाई करने की एक निश्चित योजना बनाई। शिवाजी ने रघुनाथ बल्लाल को कुछ अश्वारोहियों के साथ में अर्थात घुड़सवारों के साथ में अपना दूत बना करके मौर्य के दरबार में भेजा और मौर्य का वध करा दिया। दूसरी ओर अपनी सेना सहित उन्होंने जावली के दुर्ग पर आक्रमण करके जावली पर अधिकार कर लिया। यह घटना जो थी वो 1556 ईस्वी की। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ और रायगढ़ दुर्ग के बारे में।
जावली पर अधिकार हो जाने के बाद पास के क्षेत्र में शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग को भी अपने अधिकार में ले लिया। बाद में रायगढ़ को शिवाजी ने मराठा राज्य की राजधानी बनाया। रायगढ़ दुर्ग और उसका क्षेत्र शिवाजी के अधिकार में आ जाने से शिवाजी को मावल लोगों को सेना में भर्ती करने का एक केंद्र प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं रोहिड़ा दुर्ग पर अधिकार के बारे में। रायगढ़ के पास ही रोहिड़ा दुर्ग था। मई 1556 ईस्वी में शिवाजी ने इस किले के किलेदार, जिनका की नाम कृष्णजी बांदल था, उनको पराजित करके इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। रोहिड़ा दुर्ग पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद बात करते हैं जुन्नार और अहमदनगर पर आक्रमण। मई 1657 ईस्वी में शिवाजी ने जुन्नार नगर और वहां के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे लूटा। इस लूट में शिवाजी को काफी धन प्राप्त हुआ। जुन्नार को लूटने के बाद शिवाजी अहमदनगर की ओर बढ़े, लेकिन अहमदनगर में वह मुगल सेना को परास्त नहीं कर पाए। वहां मुगल सेना जो थी वो डिप्लॉयड थी। इसके बाद बात करते हैं कोंकण, कल्याणी और भिवंडी पर उनका अधिकार और आक्रमण के बारे में। इसके बाद शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण किया। कोंकण पश्चिमी घाट के पर्वत और समुद्र तट के बीच का एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। कोंकण का उत्तरी समुद्र तट का भाग जो था वो कल्याण कहलाता था। कोंकण पर अधिकार करने के बाद शिवाजी ने कल्याण के दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली थी कि कल्याण के राजकोष की बहुत बड़ी धनराशि जो है बीजापुर भेजी जा रही है। इसलिए शिवाजी ने कल्याण पर भी घात लगाकर अचानक आक्रमण किया और कल्याण के राजकोष को लूट लिया। लेकिन इस अभियान में शिवाजी के कई सैनिक मारे गए। वे स्थायी रूप से कल्याण पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। अक्टूबर 57 में उन्होंने पुनः कल्याण पर अधिकार करके उसे जीत लिया। तत्पश्चात उन्होंने भिवंडी पर आक्रमण किया और उसे भी अपने अधिकार में लिया। इन दोनों दुर्गों पर उन्होंने अपने सैनिक नियुक्त करके दिसंबर 1657 ईस्वी में कल्याण से कुछ दूर माहुली दुर्ग पर आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में ले। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण विजय उन्होंने हासिल की। अब कोलवा क्षेत्र और अन्य दुर्गों पर अधिकार। इसके बाद शिवाजी ने कोलवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस क्षेत्र के जागीरदार बीजापुर के सुल्तान के अत्याचारों से बहुत प्रताड़ित था, अतः उसने शिवाजी का साथ दिया। इसके शीघ्र बाद ही शिवाजी ने सुरगढ़, बीरबाड़ी, कनगौरी, तही, लोहागढ़, तिकोना, घोषालगढ़, चौल आदि दुर्गों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। सामंतवाड़ी और लखम सामंत से संधि की उन्होंने। उत्तरी कोंकण और दक्षिणी कोंकण की एक छोटी सी उत्तरी कोंकण और दक्षिणी कोंकण को एक छोटी सी नदी जो थी वो विभाजित किया करती थी। उत्तरी कोंकण राज तो शिवाजी पहले ही जीत चुके थे, इसलिए अब केवल दक्षिण कोंकण को जीतना शेष रह गया। दक्षिण कोंकण पर बीजापुर का अधिकार था, बीजापुर के सुल्तान का, और बीजापुर सुल्तान के अधिकार के अंतर्गत रुस्तमे जमां वहां पर राज्य कर रहा था। दक्षिणी कोंकण के सामंतवाड़ी क्षेत्र में लखम सावंत जो था वो जागीरदार था वहां का। 1658 ईस्वी में रुस्तमे जमां ने सामंतवाड़ी पर आक्रमण किया, अतः लखम सामंत ने शिवाजी से मैत्री की याचना की, कहा सहायता करने के लिए कहा। इसलिए मार्च 1559 ईस्वी में दोनों के बीच में संधि हुई और इस संधि से शिवाजी के मान सम्मान में काफी वृद्धि हुई।
रुस्तमे जमा भी सामंतवाड़ी पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाया। इसके बाद सामंत जो था वो शिवाजी का भक्त बन गया, उनका मित्र बन गया। इसके बाद जंजीरा के सिद्धियों से संघर्ष। कोंकण में ही एक क्षेत्र जंजीरा था, यहाँ पर सिद्धियों का प्रभुत्व था। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने रघुनाथ पंत को सशक्त करके सिद्धियों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए राजपुरी दुर्ग भेजा। शिवाजी की सेना को इस अभियान में सफलता प्राप्त हुई, उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जंजीरा। इसके बाद कोंकण में थाना और कोलाब क्षेत्र में शिवाजी का अधिकार स्थापित होना जो था वो पुर्तगाली व्यापारियों के लिए भय का कारण बन गया। कोंकण पर अधिकार करने के बाद शिवाजी ने कुछ जलपोतों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने जलपोतों का निर्माण करवा लिया था। 1658 से लेकर के 1659 ईस्वी के बीच शिवाजी ने बीजापुर के अधीनस्थ कर्नाटक प्रदेश में भी आक्रमण और लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बात करते हैं शिवाजी का बीजापुर से संघर्ष। बीजापुर से संघर्ष मतलब अफजल खां से संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती हुई जो शक्ति थी वो बीजापुर राज्य के लिए एक चिंता का विषय बन गई। मोहम्मद आदिल शाह जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, उनकी विधवा बेगम ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान की योजना बनाने का निश्चय किया। उसने अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चुना। अक्टूबर 1659 ईस्वी में के मध्यकाल में अफजल खां तथा शिवाजी दोनों आमने सामने हो गए। आमने सामने युद्ध हेतु यह दुर्ग तथा उसका पार्श्ववर्ती क्षेत्र सर्वथा अनुपयुक्त था, इसलिए शिवाजी तथा अफजल खां ने निर्णय लिया, क्योंकि इस क्षेत्र में खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे, वो ऐसी स्थिति में आ गई। अफजल खां और शिवाजी ने ऐसी परिस्थिति में समझौता करना उचित समझा। नियत तारीख की गई, 10 नवंबर 1659 ईस्वी का दिन नियत किया गया। दोनों को मिलना था। कहा जाता है जब दोनों का मिलन हुआ, जब दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, तब अफजल खां ने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपना बाकनक जो था वो अफजल खां के पेट में घुसेड़ दिया और अपनी कटार से उसके शरीर और अब अपनी कटार जो थी उसके शरीर में घोंप दी और अफजल खां का अंत कर दिया। अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी जो थे वो प्रतापगढ़ के दुर्ग में पहुंचे। छिपी हुई वहां पर मराठा सैनिकों की टुकड़ियां थीं। उन्होंने अपने अपने स्थानों से निकल करके अफजल खां के सैनिकों पर वो टूट पड़ी और यह आक्रमण जो था वो आकस्मिक आक्रमण था। अफजल खां की सेना घबरा गई और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक महान विजय थी अफजल खां को परास्त करना। शिवाजी ने इस विजय के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया और उसमें भवानी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया। तो इस प्रकार से शिवाजी के अभियानों का ये चरण चला। अब बात करते हैं शिवाजी और मुगलों के बारे में। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब थे।
कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण औरंगजेब जो था वो हिंदुओं से घृणा किया करता, इसलिए साम्राज्य की सीमा पर शिवाजी के द्वारा जो हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था वो उसके लिए असहनीय था। उसने मराठों की शक्ति को विनष्ट करने का निश्चय किया। परिणामतः शिवाजी और मुगलों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। सबसे पहले शाइस्ता खां से टक्कर। शिवाजी ने दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को कूटनीतिक ढंग से और व्यक्तिगत रूप से परास्त करने की योजना बनाई। उन्होंने 1663 ईस्वी की रात्रि के समय पूना के महल में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां घबरा करके भाग गया, लेकिन वहां स्थित मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया शिवाजी की सेना ने। इसमें शाइस्ता खां का लड़का भी था जो मारा गया। तो शाइस्ता खां पर वो बुरी तरह से शिकस्त पड़ा। इसके बाद सूरत की लूट की उन्होंने। शाइस्ता खां पर भीषण आक्रमण और आकस्मिक आक्रमण के बाद शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह, जो कि संपन्न था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सूरत को लूट लिया और लूट करके औरंगजेब के आधिपत्य को खुली चुनौती दे दी। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट से औरंगजेब को गहरा धक्का लगा। इसलिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा सेनानायक दिलेर खां को उनका सहायक नियुक्त किया। जयसिंह ने शिवाजी के विरोधी मराठा सरदारों को धन का लालच देकर के अपने पक्ष में किया, कूटनीतिक चाल चली। इसके बाद शिवाजी के अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टुकड़ियां भेजी और इन टुकड़ियों ने इन स्थानों में काफी लूटपाट मचाई। परिणामतः शिवाजी जो थे वो अकेले अपने किले के अंदर वीरान हो गए, अकेले पड़ गए। इसी बीच राजा जयसिंह ने रुद्रमाल का किला जीत करके पुरंदर का जो दुर्ग था, किला था, उसका घेरा डाल दिया। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने जयसिंह से अधिक समय तक युद्ध करना ठीक नहीं समझा और 1665 ईस्वी में उन्होंने पुरंदर की संधि कर दी। पुरंदर की संधि महत्वपूर्ण संधि थी। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शिवाजी की मजबूरी की संधि थी, अपमानजनक संधि। शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 4 लाख होड़ की आय वाले 23 दुर्ग जो थे वो मुगल सम्राट को दे दिए संधि के माध्यम से, और 1 लाख होड़ के वार्षिक आय वाले 12 दुर्ग जो है वो शिवाजी के पास रहे संधि के माध्यम से। और ये जो 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहे, ये दुर्ग भी मुगलों के अन्य जो दुर्ग थे उनसे घिरे हुए थे। शिवाजी को यह स्वीकृति भी देनी पड़ी कि उनका पुत्र संभाजी जो है वो 5000 का मनसबदार बनकर के मुगल सेना में रहेगा। यह भी कहना पड़ा इस संधि में शिवाजी जो है मुगलों के पक्ष में बीजापुर से युद्ध लड़ेंगे। इस संधि में यह भी कहा गया कि बीजापुर राज्य का तट, कोंकण और बालाघाट का प्रदेश यदि शिवाजी जीत लेंगे तो वह उनके पास रहेगा और इसके बदले में वे 13 किस्तों में 4 लाख होड़ मुगल सम्राट को प्रदान करेंगे। शिवाजी के लिए पुरंदर की संधि जो थी वो अपमानजनक संधि, लेकिन वास्तव में शिवाजी ने विषम परिस्थिति को समझते हुए कूटनीतिक और दूरदर्शिता से काम लिया। औरंगजेब से एक अस्थायी समझौता किया उन्होंने और अपने राज्य को विनष्ट होने से बचा लिया था। यदि शिवाजी समझौता नहीं करते तो और मुगलों से संघर्ष जारी रखते तो शायद वे अपने सारे प्रदेश को खो बैठते।
इसलिए कहा। आगे कूटनीतिक चालें चली जाने लगी मुगल सम्राट के द्वारा। शिवाजी आगरा आए। औरंगजेब ने शिवाजी को शासकीय खर्चों पर आगरा बुलाया। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी ने औरंगजेब से भेंट की। मुगल दरबार के दुर्व्यवहार से शिवाजी जो है भड़क उठे और उन्होंने दरबार में ही अपना क्रोध व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब कहाँ सुनने वाला था शिवाजी की बातों को। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। परिणामतः दोनों को बंदी बना लिया गया आगरा में। लेकिन शिवाजी बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, बहुत चालाक व्यक्ति थे। एक दिन शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी दोनों चकमा दे करके मुगल सेना को भाग निकले उसके बंदीगृह से। फलों मिठाइयों की टोकरियों में बैठ करके किसी तरह से बंदीगृह से भाग गए। मुगल मराठा संबंधों का ये एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली मोड़ था, क्योंकि इस घटना से पुरंदर की जो संधि थी वो समाप्त हो गई और मुगलों और मराठों में खाई पैदा हो गई। राजा जसवंत सिंह ने राजा जसवंत सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब को समझा बुझा करके शिवाजी के साथ समझौता करा दिया। इसके अनुसार शिवाजी ने मुगल सेवा स्वीकार कर ली। ठीक है भाई। और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दे दी। लगभग 3 वर्ष तक महाराष्ट्र में शांति बनी रही और अत्यंत मूल्यवान समय को शिवाजी ने अपने शासन को सुधारने और संगठित करने में लगाया अपनी शक्ति को। लेकिन 1670 ईस्वी में दोबारा से संघर्ष प्रारंभ हो गया, पुनः संघर्ष। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होने लगा। शिवाजी औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से नाराज थे, इसलिए संघर्ष जो था अनिवार्य था शिवाजी का औरंगजेब से। शिवाजी ने अनेक किलों पर पुनः अधिकार कर लिया अपनी शक्ति संचित करके। सूरत की दूसरी लूट कर दी था उन्होंने। औरंगजेब पर नया प्रहार करने के लिए शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को। शिवाजी ने इस लूट को रोकने के लिए मुगल सेना भेजी। शिवाजी की इस लूट को रोकने के लिए एक सेना भेजी गई मुगलों की, लेकिन शिवाजी की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। शिवाजी के व्यापक हमलों, लूटपाट और मुगल क्षेत्रों में शिवाजी के बढ़ते हुए आधिपत्य को रोकने के लिए औरंगजेब ने महावत खां को भेजा। दक्षिण में मराठों से लड़ने के लिए चोटी के 4 सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ एकत्र किए गए। वहां 1672 ईस्वी तक मुगलों और मराठों में छिटपुट संघर्ष चलते रहे। 1673-74 ईस्वी में मुगल और मराठा सैनिकों में मुठभेड़ें होती रही। 1674 ईस्वी के आरंभ में शिवाजी ने मुगल सेनानायक दिलेर खां को परास्त कर दिया। इस समय पठानों के विद्रोह के कारण औरंगजेब उत्तर पश्चिमी सीमा में अधिक व्यस्त था। मुगल सेना भी इस विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण से बुलाई गई। परिणामतः 1674 ईस्वी में बहादुर खां शिवाजी के विरुद्ध निष्क्रिय हो गया।
तो इस प्रकार से कोई फायदा नहीं हुआ औरंगजेब के द्वारा जो रणनीति अपनाई। तो इस प्रकार से कभी झुके नहीं शिवाजी मुगलों के सामने, और झुके भी तो रणनीतिक तरीके से। अब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया। 20 वर्षों तक लगातार अपने साहस और शौर्य से, अपनी रणकुशलता के द्वारा शिवाजी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य का रूप प्रदान कर दिया था। 1674 ईस्वी तक शिवाजी की महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की कामना पूर्ण हो चुकी। यद्यपि वे एक स्वतंत्र शासक के सभी अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, परंतु बिना राज्याभिषेक के अभी भी एक जागीरदार के विद्रोही पुत्र समझे जाते। इसलिए 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। बड़े वैभव के साथ में संपन्न हुआ। रायगढ़ को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार वे छत्रपति अर्थात मुकुटधारी राजा बन गए। राज्याभिषेक के बाद फिर उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। अपने राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने काफी धन खर्च कर दिया था, अतः उन्हें धन की आवश्यकता थी। अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने पुनः आक्रमण अभियान प्रारंभ किए। एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। अपने राज्याभिषेक समारोह के ठीक पश्चात शिवाजी ने 1674 ईस्वी में भीमा नदी पर पेड़गांव पर मुगल छावनी पर अचानक आक्रमण किया और छावनी को बुरी तरह से लूटा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर धावा। एरंडोल के पास चरण गांव में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। जनवरी 1675 ईस्वी में शिवाजी ने उस पर आक्रमण करके उसको भी पूरी तरह से लूटा। पोंडा और कारवान की विजय 1675 ईस्वी में पोंडा पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया। इस विजय के बाद शिवाजी का शिवेश्वर और अकोला के दुर्गों पर भी अधिकार हो गया। इसके बाद शिवाजी ने कारवान दुर्ग पर हमला करके उसे भी अपने अधिकार में लिया। तत्पश्चात सतारा, पार्ली और कोल्हापुर की विजय। जुलाई 1675 ईस्वी में शिवाजी ने कोल्हापुर को भी जीत लिया। नवंबर 1675 में शिवाजी ने सतारा और पार्लीगढ़ पर विजय प्राप्त की। पार्ली जो था वो बंदरगाह था, बहुत ही सामरिक महत्व की जगह थी। इन विजयों से शिवाजी को पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ। इसके बाद बहादुर खां से समझौता किया। 1676 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां से समझौता कर लिया। इसके अनुसार यह तय किया गया कि शिवाजी दक्षिण में कर्नाटक में होंगे। जब शिवाजी दक्षिण में कर्नाटक में होंगे तब उसके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके बदले में शिवाजी मुगलों के विरुद्ध युद्ध में बीजापुर की सहायता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का समझौता बहादुर खां के साथ में किया कि मुगल सेनापति था। इसके बाद एक घटना हुई, संभाजी का मुगल पक्ष में जाना। शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी की अनैतिक और अवांछनीय व्यवहार से शिवाजी काफी परेशान रहे। उनकी अनैतिकता और अवांछनीय व्यवहार के कारण शिवाजी ने संभाजी को नजरबंद कर दिया था। इसलिए संभाजी जो थे नाराज होकर के दिलेर खां के पास में मुगल शिविर में चला गया। अपने इस पुत्र के व्यवहार से शिवाजी को काफी पीड़ा हुई, लेकिन थोड़े दिनों ही बाद संभाजी वापस लौट आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद मुगल और बीजापुर की संयुक्त सेना का आक्रमण, मुगल सम्राट तथा बीजापुर की संयुक्त सेनाओं ने मार्च 1679 ईस्वी में शिवाजी पर आक्रमण किया। इधर
में दिलेर खां ने संभाजी के साथ लेकर के भूपालगढ़ पर आक्रमण किया और छिपे हुए मराठा कोष को लूटा। तत्पश्चात बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण और शिवाजी द्वारा बीजापुर की सहायता। बीजापुर के कुछ अन्य सामंत भी मुगलों के साथ चले गए थे। संभाजी इस समय मुगल शिविर में ही था। ऐसी परिस्थिति में दिलेर खां को यह पूरा विश्वास था कि बीजापुर को वो जीत लेगा। सिद्दी मसूद ने शिवाजी की से सहायता की याचना की। शिवाजी मसूद की सहायता देने को तैयार हुए। इस प्रकार से शिवाजी ने कूटनीतिक रणनीति। तो ये थी उनके राज्याभिषेक की बात की बजाय अब बात करते हैं शिवाजी के अंतिम दिन और उनकी मृत्यु के बारे में। शिवाजी के अंतिम दिन बड़े ही मानसिक कष्ट और वेदना में व्यतीत हुए। उन्हें घरेलू उलझनों और समस्याओं का बहुतायत में सामना करना पड़ा। पुत्र संभाजी के व्यवहार से वे काफी दुखी हो गए थे। उनका दूसरा पुत्र राजाराम इस समय अवयस्क था। मंत्रियों में भी इस समय परस्पर मतभेद थे। ऐसी गंभीर परिस्थितियों से शिवाजी जो थे काफी चिंतित हो गए थे। 23 मार्च 1680 ईस्वी को शिवाजी तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए और 5 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। शिवाजी की मृत्यु से मुगल युग में हिंदुओं का अंतिम दीप बुझ गया। तो इस प्रकार से शिवाजी का देहांत हो गया। अब बात करते हैं शिवाजी का मूल्यांकन करते हैं। विभिन्न इतिहासकार शिवाजी को एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल तथा राष्ट्र निर्माता मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे शिवाजी। उनका मूल्यांकन करने के लिए हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे उनका आदर्श और उच्च व्यक्तित्व। शिवाजी का व्यक्तित्व बहुमुखी और उच्च कोटि का था। एक महान देशभक्त थे, वो धर्मात्मा थे, राष्ट्र निर्माता और कुशल प्रशासक थे। कुशल सेनानायक थे, वो जन्मजात योद्धा थे। वे एक कुशल सेनानायक थे। बिखरी हुई मराठा जाति को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मराठों की एक विशाल और स्थायी सेना का निर्माण किया। एक सफल प्रशासक थे, वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। वीर योद्धा और कुशल नायक के साथ साथ सफल प्रशासक भी सिद्ध हुए। शिवाजी का प्रशासन जो था वो हिंदू धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित था। शिवाजी जनता की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। उनके शासनकाल में राजकीय पद जो थे वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं चलते थे, अपितु योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाती। शिवाजी ने अपने प्रशासन में सभी वर्गों और संप्रदाय के अनुयायियों को समान अवसर प्रदान किया। सफल कूटनीतिज्ञ, एक सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। अपनी कूटनीति के बल पर ही उन्होंने मुगलों से दीर्घकालीन संघर्ष किया था। अपनी कूटनीति से ही अपने समय की विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया था। शिवाजी ने अपनी कूटनीति के बल पर अपने शत्रुओं को कभी संगठित नहीं होने दिया। एक राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी ने मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में सफलता प्राप्त की थी। शिवाजी ने मराठों को उचित नेतृत्व और प्रोत्साहन देकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उनका मूल उद्देश्य भारत में
धर्मांध औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा करना था। वास्तव में जिस समय शिवाजी का उदय हुआ था उस समय हिंदू राष्ट्र प्रायः समाप्त हो चुका था। जनता औरंगजेब के अत्याचारों से काफी परेशान हो चुकी थी। ऐसे समय में शिवाजी ने हिंदुओं के अंदर राष्ट्रीय भावना भर करके राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के पारस्परिक संघर्षों को समाप्त करके उनको एकता के सूत्र में बांधा। शिवाजी केवल एक मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे, अपितु मध्य युग के सर्वश्रेष्ठ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी थे। धन्यवाद।